डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिनंदन कुमार आज़ाद और आप लोग हैं मेरे यूट्यूब चैनल शांति क्लासेज एस के जात मैकेनिकल इंजीनियरिंग पर। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट का कोर्स देख रहे थे, जिसमें हमने कंप्लीट कोर्स बना रखा है और सब कुछ मैंने दिखा रखा है, आप लोगों को बता रखा है। ये कोर्स बहुत सारे बच्चों के लिए, जो मैनेजमेंट के बच्चे उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, खासकर जो जनरल लाइफ जी रहे हैं, जो मैनेजमेंट का पढ़ाई नहीं पढ़ा है उन्होंने, लेकिन अपने बिजनेस को चला रहे हैं और अपने बिजनेस में इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, ठीक है, और इन सब चीज़ों को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं अपने लाइफ में, अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं। देखो, नौकरी कब तक करते रहोगे? तुम खुद जानते हो कि सरकार के पास इतनी नौकरियाँ नहीं है, इतनी आबादी है, तो भाई हर किसी को तो नौकरी नहीं दे सकता है, वो चाहे कुछ भी कर लो, आप है ही नहीं तो वो दे ही नहीं सकता है, और वो पैदा भी नहीं कर सकता। कितना भी पैदा कर ले तो इतना नौकरी पैदा नहीं कर सकता वो कि सबको नौकरी दे दे वो, ठीक है। तो आपको एक बहुत बड़े समाज को नौकरी छोड़ के अपना बिजनेस करना ही पड़ेगा, और बिजनेस करना ही अगर ही है तो ऐसा बिजनेस कीजिए ताकि आप दूसरों को भी दे सकें कुछ, ठीक है, आप दूसरों को नौकरियां दे सकें। जॉब सीकर मत बनिए, जॉब प्रोवाइडर बनिए। और इसी के लिए मैंने आपको पूरा सब समझाया था, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को मैंने समझाया आप लोगों को, ठीक है। मैंने पूरा इसका स्ट्रक्चर बताया कि क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो मैंने इसके बेसिक्स बता रखे हैं आपको, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ मैंने बता रखा है। एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैंने सबसे पहले आपको बताया था। ऑर्गेनाइजेशन को बताने के बाद, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या थ्योरी है, ये सारी चीज़ मैंने बताया था, ठीक है। ये सारी चीज़ मैं बता रखा हूँ, सारा वीडियो बना हुआ है, तो आप उसको देख सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को लगाने में क्या क्या होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, और भी डिटेल में मैं इसको एक चैप्टर वाइज डिस्कस करूँगा, ठीक है। शुरुआत में मैंने सारा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको बताया था, ठीक है। पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट दिया था आपको, कैसे कैसे आप अपना ऑर्गेनाइजेशन में चार्ट वगैरह सेट कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल क्या होता है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल क्या होता है, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कितने प्रकार के हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो भी जितने भी टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है सबके बारे में डिटेल में डिस्कशन किया था ऑर्गेनाइजेशन को, और पूरा ऑर्गेनाइजेशन मैंने खत्म किया था, ठीक है। पूरा ये मैंने बता रखा था कि लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार से मैनेज होता है, किस प्रकार से कितने प्रकार से के होते हैं। उसके बाद डिपार्टमेंटेशन कैसे करते हैं, डिपार्टमेंट कैसे हम बांटते हैं, उसका डिपार्टमेंट का क्या एम होता है, क्या मेथड होता है, ठीक है। आपके पूरा उसमें पावर लेवल किस प्रकार से होते हैं, डिपार्टाइजेशन कैसे हम करते हैं, प्रोडक्ट्स मतलब जितने प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन है उसमें अलग अलग प्रकार के हम डिपार्टमेंटेशन कैसे लगाएंगे, डिपार्टमेंट हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। वो सारी चीज़ें मैंने आपको डिस्कस कर रखा है। मैंने बता रखा है कि कोई भी इंसान आपके लिए काम क्यों करे। देखो, आप अकेले काम करोगे तो कितना कमाओगे। अंबानी और ये सब अमीर क्यों है? क्योंकि इसके लिए लोग काम करते हैं, वो बैठा रहता है, लोग काम कर रहे हैं, वो पैसा कमा रहा है, तो आपको भी यही करना है। तो भाई पीपल वर्क फॉर यू क्यों करेंगे? ये सारी चीज़ें मैंने बता रखा है आप लोगों को। अगर वीडियो को आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो को जाकर जरूर देखिए। इसके बाद बात बताया मैंने तो ऑथोरिटी के बारे में। ऑथोरिटी के बारे में मैंने डिटेल डिस्कशन किया था, ठीक है, कि आपकी कंपनी में ऑथोरिटी का क्या मतलब है, वो किस प्रकार से काम करता है, ठीक है, किस प्रकार से अथॉरिटी को चलाना चाहिए, कितने प्रकार के अथॉरिटी हो सकते हैं आपकी कंपनी में। ये सारी चीज़ें मैंने एक एक वीडियो में छोटे छोटे वीडियो बना के आप लोगों को बताया था, ठीक है। डेलीगेशन बताया था कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, सारा अथॉरिटी आप खुद ही नहीं कर सकते, आप अथॉरिटी को थोड़ा थोड़ा बांटना पड़ता है, दूसरों को देना पड़ता है कि देखो तुम्हारे पास ये अथॉरिटी है, तुम इसी प्रकार से जो लेट से आएगा उसको डांटना डपटना जो भी करने के लिए आप अथॉरिटी दे सकते हो, उसको कहते हैं डेलीगेशन। ये सब मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। इसके बाद मैंने शुरू किया था मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशन के बाद मैनेजमेंट को शुरू किया था, और मैनेजमेंट में हम लोग काफ़ी कुछ देख रखा है। ऑर्गेनाइजेशन के साथ उसका रिलेशन देखा है हम लोगों ने, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उसका रिलेशन देखा है, ऑर्गेनाइजेशन के साथ उसका रिलेशन देखा है मैनेजमेंट का, ठीक है। और सबके बीच तीनों जो है, मैनेजमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन है, अथॉरिटी है या एडमिनिस्ट्रेशन है, उन सभी के बीच हम लोगों ने रिलेशन को देखा था पिछले वीडियो में, ठीक है। इसके अलावा हमने इंपॉर्टेंस देखा है मैनेजमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है, और आज पिछला वीडियो में हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख रखा है मैनेजमेंट का। मैं एक रिकॉल करा रहा हूँ कि क्या क्या हम लोग पढ़ चुके, कैसे सीक्वेंस से आप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। कितनी सारी चीज़ें हम लोग सीख चुके हैं। जब टीचर नया क्लास लेता है तो आपको बताता है कि हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, ठीक है, ताकि हम लोग आगे बढ़ें। तो अब हमें आज की वीडियो में देखना है मैनेजमेंट स्किल कि एक देखो, मैं पूरा मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन मैंने बहुत सारा चीज़ें पढ़ा रखा है। अब हम लोग मैनेजमेंट पे आ गए हैं, तो मैनेजमेंट को पहले मैंने समझाया आपको कि मैनेजमेंट क्या होता है। उसके बाद बताया मैंने आपको कि मैनेजमेंट का ऑर्गेनाइजेशन के साथ, अथॉरिटी के साथ क्या रिलेशन होता है, क्या है ये, वो सारी चीज़ों को मैंने बताया है। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मैनेजमेंट के पास स्किल्स क्या होने चाहिए, ठीक है। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि बहुत सारे स्किल्स होने चाहिए उसके पास, और यही कारण होता है कि बहुत सारे वो पैसा भी लेता है। क्या क्या होना चाहिए भाई? एक तो टेक्निकल स्किल होना चाहिए भाई। अगर इंडस्ट्री की स्पेशली बात करें तो टेक्निकल स्किल होना ही चाहिए, उसको हल्का फुल्का टेक्नोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए,
ठीक है। और वो टेक्नोलॉजी नहीं कि मोबाइल चलाना था टेक्नोलॉजी हो गया, लैपटॉप चलाना था टेक्नोलॉजी हो गया, नहीं। जिस टेक्नोलॉजी पे आपका इंडस्ट्री वर्क कर रहा है, अगर प्रोडक्ट बना रहे को मशीन चला तो उसकी हल्की फुल्की टेक्नोलॉजी तो उसको पता होनी चाहिए। अगर नहीं होगा तो वो मैनेज ही नहीं कर सकता है कि मशीन को क्या प्रॉब्लम आ सकता है, उसको देख रेख कैसे होना चाहिए। जैसे कोई मशीन मान लेता है, एक फोटो कॉपी करने वाला आप मशीन ले लिया, उसके मैनेजमेंट देख रहा है कोई, या बहुत बड़ा आपका इंडस्ट्री बना हुआ है, ढेर सारा फोटो कॉपी हो रहा है, उसको पता ही नहीं है कि वो जो मशीन है उसका रफली यूज हो रहा है वो खराब हो जाएगा। खराब होगा तो किसके मत्थे पड़ेगा, मैनेजमेंट के मत्थे पड़ेगा। तो उसको देखना है कि वो सही ढंग से प्रॉपर्ली इस्तेमाल किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, ठीक है। तो वो तभी देख पाएगा जब उसका टेक्निकल स्किल उसके पास होगा कि किन चीज़ों से खराब हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा उसके बाद डिसीजन मेकिंग स्किल्स होने ही चाहिए। उसके बाद डिसीजन लेने की काबिलियत होनी चाहिए कि भैया कखनी छुट्टी देना है, कखनी लेना है, संडे को क्लास, संडे को आपका होना चाहिए कि नहीं काम होना चाहिए, क्या इससे कितने लोग दुखी हो सकते हैं, कितना फ़ायदा हो सकता है, हर चीज़ देखना पड़ेगा आपको। तो कोई भी डिसीजन लेना है कि भैया इस प्रोडक्शन को करना है, कोई ऑफर आ गया कि सर जो ऑफर देना हमको दिसंबर में, ये अथी में दीपावली में, तो वो डिसीजन कौन लेगा, देंगे कि नहीं देंगे, कितना नुकसान हो सकता है, क्या हो सकता है। भाई ऑफर दोगे तो नुकसान हो सकता है, कस्टमर भी आएगा तो क्या वो बैलेंस हो जाएगा, सारा डिसीजन आपको लेना है, ठीक है। हाँ या ना में उत्तर देना है, पूरा आप जोड़ घटाव करके देना है, ठीक है। उसके बाद होगा ऑर्गेनाइजेशनल स्किल, ये भी होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल भी होना चाहिए। और ये दोनों जो स्किल है ना, ये आपका कहा जाता है कॉन्सेप्चुअल स्किल, ये कॉन्सेप्चुअल स्किल है, ठीक है। टेक्निकल स्किल तो अलग है, कॉन्सेप्चुअल स्किल एक है, और तीसरा है ह्यूमन रिलेशन स्किल्स। ह्यूमन के साथ वहाँ पे जो काम कर रहे हैं वर्कर, उसके साथ आप कैसे बिहेव करता पाते हो, उसको कैसे मैनेज कर पाते हो, उसका भी स्किल होना चाहिए आपके पास। उसमें क्या होगा, कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, आपको ढंग से बात करना आना चाहिए। मोटिवेशनल स्किल होना चाहिए, कोई बेचारा काम नहीं कर पा रहा है, किसी छुट्टी चाहिए तो उसको कैसे मोटिवेट करो, ठीक है। कह रहे तुम बोनस मिलेगा, तुम्हें ये होगा वो होगा करके तुम मोटिवेट कर सकते हो कि देखो छोटी छोटी चीज़ में मत छोड़ो, पैसा मिलेगा तुम्हें ज़्यादा, किसी प्रकार से मोटिवेट कर सकते हो। और लीडरशिप स्किल होना चाहिए कि आप ऑर्डर दो तो लोग माने, ठीक है। ऐसा ना कि ऊपरी मन से माने, नहीं, दिल से उनको लगे कि नहीं भाई सर बोल रहे हैं तो ठीक है, सर आप बोल रहे हैं इसलिए हम काम कर देते हैं, कोई और बोलता तो हम काम नहीं करते। तो ये कहलाता है लीडरशिप स्किल, ठीक है। तो लीडरशिप स्किल होना चाहिए। तो ये सारे के सारे गुण मैनेजमेंट में होने चाहिए, सारे के सारे स्किल होने चाहिए। इसको ब्रॉडली आप 3 भागों में बांट सकते हो। एक तो टेक्निकल स्किल तो अपना ही अलग है, कॉन्सेप्चुअल स्किल और ह्यूमन रिलेशन स्किल, आप 3 भागों में इसको बांट सकते हो। बाकी डिटेल में तो मैंने बता ही रखा है सारा का सारा। बाकी डिटेल में हम नीचे देखते हैं कि क्या होना चाहिए भाई, एक एक स्किल के बारे में हम लोग डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले होना चाहिए टेक्निकल स्किल। टेक्निकल स्किल क्या होता है भाई, तो टेक्निकल स्किल रिफर्स टू द प्रोस्पेसिटी इन हैंडलिंग मेथड, प्रोसेस एंड टेक्निक ऑफ अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ बिजनेस। तो देखो ये तो हर एक बिजनेस में अलग अलग ढंग का होगा। मैनेजमेंट वाला अगर एक जगह से दूसरी जगह उठा के डाल दोगे तो वो मैनेज उसको नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके बाद टेक्निकल स्किल नहीं होगा, ठीक है। जैसे हॉस्पिटल में मैनेजमेंट जो देख रहा है उसको आर्मी में भेज दोगे मैनेजमेंट देखने के लिए तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि आर्मी का मैनेजमेंट अलग ढंग से होगा, ठीक है। जो एक काइंड का प्रोडक्ट बन रहा है उसको दूसरे काइंड के प्रोडक्ट में मैनेजमेंट करने भेज दोगे तो वो हो सकता है थोड़ा सा टेक्निकल लेवल पे लैग कर जाए, उसको सीखने में थोड़ा समय लगेगा कि किस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है चीज़ें, ठीक है। वहाँ पे वर्कर आप देखोगे कि वर्कर बैठा हुआ है कहीं पे और तुम का उसको डांटने लगोगे, अरे वर्कर थोड़ा ना काम करेगा, मशीन काम करेगा, मशीन के सामने बैठा हुआ है। कहीं पे दूसरी जगह पे जाओगे तो हो सकता है वहाँ पे अलग ढंग से काम कर रहा हूँ, वहाँ पे वर्कर भाई दिन रात आरी से काट रहा होगा, ठीक है। तो अरे यहाँ तो वर्कर बहुत मेहनत कर रहा है। तो ऐसा नहीं है, आपको टेक्नोलॉजी भी पता होना चाहिए वहाँ का, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्सेप्चुअल स्किल। कॉन्सेप्चुअल स्किल में क्या आएगा, तो कॉन्सेप्चुअल स्किल इज द एबिलिटी टू सी द ऑर्गेनाइजेशंस एज अ होल। पूरा ऑर्गेनाइजेशन का एकदम होली आपको कंसिडर करना है। टू रिकॉग्नाइज इंटर रिलेशनशिप्स एमंग डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द बिजनेस एंड एक्सटर्नल फोर्स एंड टू गाइड इफेक्टिवली द ऑर्गेनाइजेशनल एफर्ट्स। इसमें आपको पूरा ऑर्गेनाइजेशन को एक यूनिट की तरह समझ के उसको पूरा मैनेज करना है कि पूरा ऑर्गेनाइजेशन ढंग से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये तो है टेक्निकल की प्रोडक्शन आपको किस प्रकार से हो रहा है, वर्कर किस प्रकार से काम कर रहे हैं, ठीक है। टेक्निकल बात तो टेक्निकल टर्म तक किया जाएगा, पर अगर आप कॉन्सेप्चुअल स्किल की बात करें तो पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन स्किल इसमें आ जाता है कि सारा का सारा पूरा ऑर्गेनाइजेशन पूरा होली कैसे वर्क कर रहा है। ये सारा का सारा आपके कॉन्सेप्चुअल स्किल पे काम करता है, डिपेंड करता है कि कैसा आपका कॉन्सेप्चुअल स्किल है। अगर डिसीजन लेके वाले स्किल की बात करें, डिसीजन मेकिंग स्किल की बात करें जो कि कॉन्सेप्चुअल स्किल में ही है, तो डिसीजन मेकिंग स्किल इज द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू टेक टाइमली एंड एक्यूरेटली डिसीजन। ऐसा नहीं कि आज आपसे किसी ने पूछा कि सर क्या करें,
वहाँ सामान मंगवा लें या रहने दें, नुकसान भी हो सकता है सर वहाँ से। अगर मंगा लेंगे अभी खपत नहीं हो पाएगा तो नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ आपको डिसीजन लेना है, टाइम पर डिसीजन लेना है। ऐसा नहीं कि डिले कर दो, आप सोचते रहो कि यार मंगाया तो नुकसान तो ज़्यादा नहीं हो जाएगा। आपको टाइमली डिसीजन लेना और एक्यूरेटली डिसीजन लेना। और ये डिसीजन लेना इतना आसान काम नहीं होता, आपको उसके बारे में अच्छे तरह से पता होना चाहिए, तब जाके आप डिसीजन ले सकते हो। ठीक है, ऐसे नहीं कि कुछ भी आपने हाँ ना कर दिया। डिसीजन लेने का मतलब ये नहीं होता है। डिसीजन लेने का मतलब होता है भाई आपसे, आप डिसीजन लिए तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि आपने सामान क्यों मंगाया था। जैसे कोरोना आया तो मेरे एक अंकल है, कोरोना में उन्होंने सैनिटाइजर मशीन मंगा लिया और अब सब जगह सभी स्कूलों में डिमांड था सैनिटाइजर मशीन बना लिया, क्योंकि उनका जो बिजनेस था वो ठप पड़ गया था। क्या बिजनेस था उनका भाई? तो झाड़ फटक वाला बिजनेस था। जो शादी विवाह में डेकोरेशन वगैरह होता है, लाइटिंग वगैरह होता है, उसका बिजनेस था। तो शादी विवाह होना बंद हो गया, उनका पूरा बिक्री बंद हो गया। तो कहा कि कैसे काम चलेगा? तो उन्होंने क्या किया, सैनिटाइजर मशीन बनाया कि भैया सैनिटाइजर मशीन जो होता है उसके जो कंपोनेंट होते हैं वो बहुत सस्ते होते हैं, और बस उसको अगर हम कंपोनेंट्स को सब मंगा के बस उसका असेंबल करके बेच दें तो काफ़ी प्रॉफिट दे देगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ढेर सारा मंगा लिया। और अब देख रहे हो कोरोना वाला हाल, उन्होंने 2-4 स्कूलों में उन्होंने लगवाया सैनिटाइजर मशीन, 2-4 शादी विवाह में भी लगा सैनिटाइजर मशीन। उसके बाद डिमांडें नहीं। सैनिटाइजर से नुकसान होता है काफ़ी ज़्यादा। सैनिटाइजर मशीन अब काम ही नहीं कर रहा है, ये नहीं होता, उनके पास सारा ढेर सारा स्टॉक में ला के रख के बंद हो गया, वो अटक गया। तो ये डिसीजन आपने सही नहीं लिया, इसका ही हसर है। तो देखो, ये तो बिजनेस आपका है, आपसे किसी ने सवाल नहीं पूछा। पर अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, आप मैनेजमेंट में हो और आपने ऐसा डिसीजन लिया, तो आपसे तो ऊपर वाला सवाल पूछेगा ना। पैसा लगाया ना दूसरे का, या तो आपका पैसा है, आपने लुटा दिया, कोई पूछने वाला नहीं है। पर वहाँ तो पूछेगा, वहाँ तो कहेगा कि भाई क्यों लिया, क्या सोच के आपने किया था ये। आप नहीं जानते थे क्या कि कोरोना का केस कितना देर तक रहने वाला है? जबकि मैंने इस पर बोला था, उस वक्त भी बोला था कि कोरोना ऐसा नहीं है। तो लोगों का कहना था कि कोरोना के साथ अब हमको जीना है, ये चलता ही रहेगा। बिल्कुल चलेगा, लेकिन डर खत्म हो जाएगा। ठीक है, मैं जानता था उस वक्त भी इतना हुआ था नहीं जितना इन लोगों ने हुआ मचाया था। तो अब ना कोई सैनिटाइजर, जैसे मास्क खरीद के ले आए हैं, सरकार डांटती है तो मास्क लगाते हैं, हेलमेट सरकार डांटती है तो हेलमेट लगाते हैं, ऐसे हेलमेट नहीं लगा रहे हैं लोग। उसी प्रकार से मास्क खरीद के ले आया, मास्क खूब महंगा बिक रहा था, और अब मास्क 10 रुपया 5 रुपया पूछने वाला कोई नहीं है, कोई लगाना नहीं चाहता मास्क। जबरदस्ती सरकार जब दबाव डालती है कि मास्क लगाना है तो लगाते हैं लोग। तो ये स्थिति आ गया। तो ये बिजनेस में बिल्कुल जो बहुत ज़्यादा स्टॉक में बना के रखा था वो सारा डूब गया। ठीक है, ये सब स्थिति होता है। ये सब सेशनल चीज़ें हैं, जो एकाएक महामारी फैलेगा तो कुछ चीज़ों का डिमांड बढ़ जाएगा, कुछ चीज़ों का डिमांड एकदम से घट जाएगा। ठीक है, आपको वहाँ पर डिसीजन लेना है, और ऐसे ही चीज़ों जगहों पे आपको डिसीजन लेना होता है। आपको पूरा आपकी नॉलेज पे है, ये आपकी एक्सपीरियंस पे है, आप कितना सोच पाते हो। ठीक है, और ये आसान काम नहीं है कि मैनेजमेंट आपने पढ़ लिया तो डिसीजन ले लोगे, नहीं, ये एक्सपीरियंस से ही आएगा। ठीक है, या फिर दूसरों से पढ़ना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, क्या क्या हुआ था, कैसे हमको सोचना है, किन कौन कौन फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं, और मैं आगे डिस्कस करूंगा ये सब चीज़ों को। ठीक है, आप बस बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, मैं हर चीज़ को डिस्कस करूंगा कि कैसे आपको डिसीजन लेना है। तो दिस रिक्वायर्स मेंटल एबिलिटी एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड। देखो, इसके लिए अगर डिसीजन लेना है तो आपको 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। एक तो मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग वगैरह आपको अच्छी तरह से आने चाहिए, दिमाग अच्छे से खोलेगा। दूसरा प्रेजेंस ऑफ माइंड, आप कुछ सोच रहे हो, दूसरे पॉइंट पे सोच ही नहीं रहे हो। एक प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसे आपका काम करता है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। बहुत जल्दीबाजी में डिसीजन नहीं लेना है, और बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लेना है डिसीजन लेने में, क्योंकि ज़्यादा टाइम ले लोगे, हो सकता है दूसरी कंपनी झट से डिसीजन ले लिया कि नहीं, इस दीपावली में हमको ये जो दिया है वो बनाना है कि नहीं बनाना, बिकेगा कि नहीं बिकेगा, तो दिया का प्रोडक्शन करना है कि नहीं करना है, ये आपको डिसाइड करना है। जैसे बम पड़ाके, हो सकता है कि इस बार ना बिके, और नहीं बिका इस बार, क्योंकि बहुत कोरोना के कारण भाई बाहर से सस्ते सामान नहीं आ रहा था, माल नहीं आ पा रहा था, इस कारण नहीं बिका। दूसरा कमाई नहीं था, ये भी सोचना है। देखिए कितने सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं। ठीक है, जान रहे ये इस दौरान लॉकडाउन था, लॉकडाउन में भाई इनकम हुई नहीं, लोगों को इनकम नहीं होगा, पैसा नहीं लोगों के पॉकेट में है, तो वो पैसे में आग कैसे लगाएंगे बताओ। तो ये बात तो ऐसी समझ में आ जाना चाहिए था कि इस वक्त दीपावली में पटाखा कम बिकेगा। ठीक है, पटाखे कम बिकेंगे, ये हर कोई समझना था, लेकिन फिर भी आपने पटाखे मंगा लिए या प्रोडक्शन आपने कर लिया बहुत ज़्यादा, नहीं बिकेगा। ठीक है, किसी ने एक मिठाई ढेर सारा बना लिया कि बिकेगा कि नहीं बिकेगा। ठीक है, मिठाई इस बार दीपावली में खूब बना कर बैठा, खूब नहीं बनाया, बेचारा डरता रहा कि बनाए कि ना बनाए। अब बनाया बहुत कम, और डिमांड इतना ज़्यादा आ गया कि पूछो मत, वो बेच ही नहीं पाया। उसके पास
वो नुकसान हो गया उसको। नुकसान कैसे हुआ भाई? जो नहीं बिका तो वो भी नुकसान है ना। मतलब आपको डिमांड आ गया, ग्राहक आके लौट रहे हैं, तो वो भी नुकसान है ना आपका। तो इसके पास लोग गए, अब कहा कि खत्म हो गया, हम बनेबे नहीं किया, लगा कि नहीं बिकेगा तो हम नहीं बनाए। जैसे 15 अगस्त आ गया था, 15 अगस्त नहीं आया था, 26 जनवरी नहीं 15 अगस्त आया ना, 15 अगस्त आया था। 15 अगस्त में जलेबी बिकना था, किसी ने जलेबी बेचा ही नहीं। ठीक है, लोग कहे कि स्कूल उस्कूल खुला हुआ है नहीं तो जलेबी कोई खाएगा नहीं। अरे खाने वाला चीज़ थोड़ा ना आदमी नहीं खाएगा, जहाँ पे पैसा बचा सकता है सेविंग वहीं बचाएगा ना, कम बिकेगा। पर ऐसा नहीं कि बिल्कुल बनाई भी नहीं किया, हो सकता है ऊपर से भी ऑर्डर हो गवर्नमेंट का भी कि जलेबी वलेबी ज़्यादा नहीं बनना चाहिए सबको, लेकिन अपने सब लोग डिसाइड किया कि जलेबी इस बार नहीं बनना चाहिए, नहीं बनाया। खाना भाई घर पे बैठा है, खाएगा भी नहीं क्या? बच्चे तो सपना देखेंगे ना कि हमको मिठाई चाहिए, और बाप उसका सपना पूरा करेगा, खाने पीने में रोक टोक नहीं करेगा। हाँ, ये आग कौन लगाएगा पटाखे में, वो कमेगा। मैंने भी पटाखे खरीद लिए थे, कोई घर पर जलाने वाला है ही नहीं। ठीक है, मैंने ज़बरदस्ती खरीद लिया था बच्चों के लिए। चलिए आगे चलते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जिसको ध्यान देना। और देखो मेरे साथ बन के रहोगे तो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स आएंगे और बहुत सारे आपको एक्सपीरियंस नॉलेज मिलेगा आपके बिजनेस में, ताकि इसको इम्प्लीमेंट आप कर पाओ। देखो यहाँ पे मैंने एक ग्राफ भी शो किया है। ग्राफ क्या है भाई? तो यहाँ देखो मैनेजमेंट भी है, मैनेजमेंट का भी लेवल होता है। एक फर्स्ट लेवल मैनेजमेंट होता है, एक मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है, एक टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है। तो किस लेवल के मैनेजर के पास कौन सा स्किल ज़्यादा होना चाहिए? देखो फर्स्ट लेवल का मैनेजमेंट है, ठीक है, तो उसके पास टेक्निकल नॉलेज हाई होना चाहिए, क्योंकि वही उस फील्ड में जाके काम करेगा, वही देखेगा। तो इसके पास टेक्निकल नॉलेज बहुत ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, ह्यूमन रिलेशन की बात करें अगर आप, तो वो ठीक है, रहना चाहिए। ठीक है, वो तो सबके पास होना चाहिए, क्योंकि ह्यूमन मैनेजमेंट हो और ह्यूमन से रिलेशन नहीं कर पा रहे तो क्या फ़ायदा। हाँ, कंसेप्चुअल स्किल्स उसके पास कम रहेगा तो काम चलेगा। कंसेप्चुअल स्किल में क्या है भाई? कॉन्सेप्चुअल इसका ऑर्गेनाइजेशन, पूरा होल ऑर्गेनाइजेशन को देखना है। कॉन्सेप्चुअल स्किल में क्या क्या आता है मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, एक बार फिर से रिकॉल करा देता हूँ। कॉन्सेप्चुअल स्किल में क्या क्या आता है भाई? देखो डिसीजन मेकिंग, तो छोटे लो लेवल के जो मैनेजमेंट मैनेजर हैं, जो बेसिक लेवल काम करो, उसको डिसीजन नहीं लेना पड़ेगा। ये टॉप लेवल का मैनेजमेंट डिसीजन लेते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल, पूरा ऑर्गेनाइजेशन को एक बार में उसको देखने की जरूरत नहीं है कहाँ पे क्या हो रहा है, उसको अपने डिपार्टमेंट का देखना है, तो उसके पास इतना बड़ा नॉलेज होने की जरूरत नहीं है। तो जो फर्स्ट लेवल का मैनेजमेंट है उसके पास टेक्निकल स्किल काफ़ी हाई होना चाहिए। 50% मैं मान के चलता हूँ कि उसके बाद टेक्निकल क्या होना चाहिए? टेक्निकल स्किल होना चाहिए। ये जितना है वो लगभग सबके पास सेम ही होना चाहिए, पर कॉन्सेप्चुअल स्किल बहुत ही कम में काम चल जाएगा। ठीक है, अगर मिडिल लेवल का मैनेजमेंट है तो मिडिल लेवल के मैनेजर के पास भी टेक्निकल स्किल थोड़ा सा चाहिए। ठीक है, कम चाहिए, थोड़ा सा चाहिए भाई। ह्यूमन रिलेशन तो ठीक ठाक ही चाहिए, और कॉन्सेप्चुअल स्किल्स थोड़ा सा, कॉन्सेप्चुअल स्किल इसके पास बढ़ना चाहिए, थोड़ा सा क्या, बहुत ज़्यादा बढ़ना चाहिए। ठीक है, टॉप मैनेजमेंट में जाइए तो कॉन्सेप्चुअल को पूरा ऑर्गेनाइजेशन को देखना है। उसके बाद टेक्निकल स्किल बहुत ही कम रहेगा तो काम चलेगा, क्योंकि उसके लिए इसने मैनेजर रख रखा है, ये वाला देखेगा लेवल, लो लेवल, ये इससे सवाल पूछेगा ना, काहे नहीं काम हो रहा है बताओ। ठीक है, काहे नहीं मशीन काम कर रहा है, क्या फेलियर हो गया, उसको पता नहीं मशीन के, उसने पैसा तुमने मांगा, मशीन ला के उसने दे दिया। ठीक है, अब जो भी प्रॉब्लम होगा, खर्चा होगा, वो सीधे पूछेगा कि भाई मशीन इतना महंगा मशीन मैंने लाकर दे दिया आपको, अब वो उतना प्रॉफिट नहीं कमा के दे रहा तो जवाब दो। ठीक है, मैं तुम्हारा सैलरी काटूंगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे सवाल पूछेगा। टॉप मैनेजमेंट के पास क्या होना चाहिए? कॉन्सेप्चुअल स्किल बहुत ज़्यादा होना चाहिए। ह्यूमन रिलेशन तो लगभग सब मैनेजमेंट में हो तो सबके पास ह्यूमन रिलेशन तो होना ही चाहिए। तो ये एक बहुत अच्छा ग्राफ है जिससे आप पता लगता है किस लेवल के मैनेजमेंट के बाद कौन सा स्किल ज़्यादा होना चाहिए। कि इतने सारे स्किल हर किसी के पास हो ये पॉसिबल नहीं है, तो मैनेजमेंट में ही होना चाहिए। तो मैनेजमेंट को भी आपको लेवल में बांटना पड़ता है, ताकि कहाँ पे हम रिक्रूट करें, किस मैनेजर को कहाँ पे रिक्रूट करें, तो किसके पास कौन सा नॉलेज होना चाहिए। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि अगर लो लेवल के फर्स्ट लेवल के मैनेजमेंट को अगर हम रिक्रूट कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि वो टेक्निकल फील्ड से आया हो, यानी कि उसने बीटेक कर रखा हो प्लस एमबीए कर रखा हो, तो हम यहाँ से ले लेंगे। ठीक है, अगर हमें टॉप लेवल के चाहिए तो उसका मैनेजमेंट स्किल, कॉन्सेप्चुअल स्किल काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चाहिए, तो हम देखेंगे कि भैया उसने बीबीए कर रखा हो, एमबीए कर रखा हो, और इसके ऊपर भी एमबीए भी कर रखा हो, तो आईआईएम से कर रखा हो, क्योंकि इसके पास ये बहुत अच्छा चाहिए। और ये ह्यूमन स्किल तो चाहिए ही चाहिए हर किसी के पास। वो तो हमको बस इंटरव्यू लेंगे तो पता लग जाएगा कैसे ढंग से बिहेव कर पाता है, कैसे ढंग से बात कर पाता है, वो तो हम लोग उसको ट्रेनिंग भी दे सकते हैं, और ट्रेनिंग नहीं तो उसके पास साथ इंटरव्यू लेकर ही हम पता कर सकते हैं कि ह्यूमन रिलेशन उसका कैसा बन सकता है लोगों के साथ। ठीक है, तो इस प्रकार से हम रिक्रूट करेंगे लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल स्किल। मैंने इसके पहले बताया था आपको कॉन्सेप्चुअल स्किल में कि डिसीजन मेकिंग स्किल कैसा होना चाहिए। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशनल स्किल। तो ये क्या होता है पहले जान लें। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स
help select and fix different peoples at different work। तो आप जो हाई ऑर्डर का मैनेजमेंट यही फिक्स करेगा, ठीक है, कि किस आदमी को कहाँ पे भेजना है, किस काम के लिए भेजना है, पूरा ऑर्गेनाइजेशन देखना है। तो उसको इधर उधर दाएं बाएं भी करते रहना है, तो कौन किस काम को ढंग से कर सकता है, जो उसका आदमी है, ठीक है। तो ये सब इसी को कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्किल, और इसको टॉप मैनेजमेंट फिक्स करता है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स जिसके पास है वही डिसाइड करेगा कि कौन सा आदमी को किस काम में लगाना चाहिए। दिस मीन्स प्लेसिंग राइट पीपुल फॉर राइट जॉब, सही आदमी को सही जगह पे भेजिए, ठीक है। जैसे आपको देखना है जो टॉप मैनेजमेंट, जो टॉप ऑफिसर होते हैं वही डिसाइड करते हैं कि किस अफसर को किस फील्ड में भेजना है, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा दबंगाई हो गया है तो वहाँ पे हम कुछ कड़क ऑफिसर को भेज देते हैं, ठीक है, ये डिसाइड करेगा, ठीक है। तो ये सब कौन देखेगा, ये ऑर्गेनाइजेशनल स्किल जिसके पास खतरनाक ढंग का है वही देखेगा और यही उसको पता कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ह्यूमन रिलेशन स्किल। ह्यूमन रिलेशन स्किल में क्या है, तो ह्यूमन रिलेशन स्किल रेफर टू द एबिलिटी टू वर्क इफेक्टिवली विथ अदर्स। तुम आप दूसरों के साथ मिल के कितना बढ़िया से काम कर सकते हो, यही है ह्यूमन रिलेशन स्किल्स। एंड बिल्ड कोऑपरेटिव वर्क ग्रुप्स टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल, और आप एक कोऑपरेटिव वर्क ग्रुप बना सको, ठीक है, ताकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव किया जा सके, ठीक है। ये कहलाता है ह्यूमन रिलेशन स्किल का होना। अगर आप ये सब काम कर पा रहे हो तो समझ लिया आपके पास ह्यूमन रिलेशन स्किल है, ठीक है। इसके बाद आपके पास है कम्युनिकेशन स्किल। आप कैसे लोगों से बात करते हैं, लोग आपकी बात का गुस्सा तो नहीं मानते हैं, आपका टोन बहुत ही तीखा तो नहीं है, बहुत टफ तो नहीं बोलते हो आप, बहुत कड़क शब्दों का इस्तेमाल तो नहीं करते हो आप, यही आपके डिपेंड करेगा कम्युनिकेशन स्किल के लोग कैसे आपको बातों को लेते हैं। तो कम्युनिकेशनल स्किल इज द एबिलिटी टू पास एन इंफॉर्मेशन टू अदर। देखो बोलना वही है पर प्यार से बोलना है, ठीक है। जैसे अगर तुमको कहा कि जाए कि ये कौन है, तो कहा कि ये मेरे पिताजी की वाइफ है, तुम ये बोलते ये मेरी माँ है। अंतर है दोनों बातों में, बात एक ही कहा गया पर घुमा के कहा गया है, ठीक है। तो देखो इन्फॉर्मेशन जो है वही देना है पर आपको अपने ढंग से देना है। जैसे कल संडे है, कल भी क्लास रहेगा, ठीक है। अब ये इन्फॉर्मेशन बच्चों को देना है तो कैसे आपको देना, तो ये कि कहोगे पढ़ते लिखते नहीं हो तुम लोग, कल क्लास रहेगा, कल भी क्लास रहेगा तुम लोग को, इस प्रकार से। दूसरी तरह से कह सकते हो कि देखो बच्चों, ठीक है, तुम लोग का सिलेबस पीछे है, एग्जाम है, ठीक है, कोरोना के कारण तुम लोग पढ़े नहीं हो, दूसरे बच्चे आपको आगे निकल जाएंगे, यही मौका है कि आप लोग आगे निकल जाएंगे। तो कल संडे को भी हम लोग पढ़ते हैं और पढ़ के बाकियों से आगे निकलते हैं। तो बात आपने वही बोली, इन्फॉर्मेशन वही दी है, बस आपने कम्युनिकेशन स्किल का फर्क है कि किस प्रकार से आपने डांटा है बच्चों को या फिर आपने उसको मोटिवेट किया है पढ़ने के लिए, ठीक है। तो ये इम्प्रॉपर, इनसफिशिएंट एंड पुअर एक्सप्रेस्ड इंफॉर्मेशन कैन बी क्रिएट कंफ्यूजन। अगर आपने प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं दिया, इम्प्रॉपर इंफॉर्मेशन दिया, ठीक है, इनसफिशिएंट दिया, सफिशिएंट इंफॉर्मेशन जानबूझ के तुमने बचाने के लिए कुछ चीज़ें जो छिपा लिया, ठीक है, या प्रॉपर एक्सप्रेस नहीं किया आपने ढंग से, ठीक है, या इन्फॉर्मेशन तुमने गलत पहुंचाया, कुछ भी हो गया, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा लोगों में, क्या बोल के चला गया। जैसे अभी किसान बिल है, किसान बिल में क्या कर दिया गया है, जहाँ पे मे लिखना चाहिए, ठीक है, कहीं जगह पर मे लिखा हुआ है, कहीं जगह पर मस्ट लिखा हुआ है, ठीक है। अब जो उसने किसानों को दिया है वहाँ पे मस्ट होना चाहिए, वहाँ पे उसने कैन और मे का इस्तेमाल कर दिया है, तो लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है कि भैया कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट तो इसी लॉ को मानेगा ना, ठीक है। तो जहाँ जो किसान चाहिए था, किसान को चाहिए था कि भाई यहाँ पे मस्ट होना चाहिए था, ये चीज़ तो कम से कम हमें देता, लेकिन वहाँ पे भी उसने मस्ट नहीं इस्तेमाल किया है, ठीक है। और जहाँ पे उसको जहाँ लिखना चाहिए था मे हो सकता है या हो नहीं भी सकता, वहाँ पे उसने मस्ट लगा रखा है, बस इतने का फर्क है। और इसी कारण पूरा इतना बड़ा विद्रोह शुरू हो गया। तो बस कम्युनिकेशन गैप के कारण सोच लो कि इतना बड़ा, और क्योंकि देश है ये, इसका बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें थोड़ा सा भी कम्युनिकेशन गैप हुआ, ठीक है, सही ढंग से इंफॉर्मेशन नहीं पहुँचा, तो देखो कितना बड़ा आंदोलन हो सकता है। वो आपको किसान आंदोलन से ही पता लग रहा होगा, ठीक है। तो यही कम्युनिकेशन स्किल की बातें हैं, ठीक है। क्रिएट कंफ्यूजन एंड अमंग द सब ऑर्डिनेट, जो आपकी बातों को सुन रहे हैं, जो इसको आप इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं, जिसको ऑर्डर आप दे रहे हैं, उसके बीच कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। वो आपके खिलाफ विद्रोह भी कर सकते हैं, जैसे विद्रोह हो रहा है सरकार के विरुद्ध, क्योंकि सरकार भी आपके ऊपर का टॉप मैनेजमेंट ही है।
उसके बाद है मोटिवेशनल स्किल, आपको मोटिवेट करना है अपने नीचे काम करने वाले लोगों को। तो मोटिवेशनल स्किल एम्प्लॉयज पीपल टू डू व्हाट द मैनेजर वांट्स देम टू डू। मोटिवेशनल स्किल आपका बताएगा कि आप जो कराना चाहते हो लोगों को वो आप करा पाते हो कि नहीं करा पाते, उसी के लिए आप मोटिवेट लोगों को कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। ठीक है, तो पीपल को इंस्पायर करना है टू डू व्हाट, कि आप क्या चाहते हो, जो चाहते हो उसके लिए लोगों को मोटिवेट इंस्पायर कर पाते हो क्यों काम करने के लिए, यही आपका मोटिवेशनल स्किल है। ठीक है, पॉजिटिव मोटिवेशन मेथड इंक्लूड्स रिवार्ड्स। कैसे आप मोटिवेशन दे सकते हो, आप रिवार्ड्स देखिए, अरे काम करो तुमको ये ऑफर मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, ये करके आप कर सकते हो कि तुम्हारा प्रमोशन हो जाएगा। अरे उन लोगों को देखते हो, ऐसे भी किया जाता है, फूड डालने वाला भी काम किया जाता है थोड़ा सा। ठीक है, ताकि ग्रुपिंग ना हो जाए लोगों में, ग्रुपिंग होगा सब मिल के एक ही साथ स्ट्राइक कर देगा, तो कहना कि अरे उन सब की बातों में रहते हो, तुम काम करोगे तुमको प्रमोशन मिल जाएगा, उसको मत कर दो, और तो बढ़िया है कि तुम काम करो, तुम लोगों को तुम्हारा प्रमोशन हो जाएगा। दूसरों को भी यही जाके बोलेंगे। ठीक है, अरे तुम काम करो तुमको प्रमोशन मिल जाएगा, अगले साल प्रमोशन होने वाला है, इसमें से 2 या 3 लोगों को प्रमोशन मिलेगा, तो जिसका मिलने वाला है वही काम देखा जाए, कौन काम बढ़िया काम किया उसके प्रमोशन मिलेगा। तो भाई 1 घंटा का तो एक्स्ट्रा काम है, बस कर लो तुमको प्रमोशन मिल जाएगा। जैसे अभी जो कोरोना हुआ, कोरोना काल में मेरा जो स्कूल है उसमें दिक्कत आई, लोगों को स्टाफ को निकालना है। ठीक है, निकालना है, लेकिन निकाल तो सकते नहीं तुम, जाहिर सी बात है, पैसा ऑब्वियस सी बात है, पैसा नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि बच्चे पैसा नहीं दे रहे हैं, क्लास ही नहीं हो रहा है तो पैसा नहीं देंगे बच्चे पैसा नहीं दे रहे हो, स्टाफ को पैसा नहीं दे सकते हो। तो उसमें कहा गया, देखो ढेर सारे मान लेते हैं, उसमें दाई जो है, काम करने वाली बाई जो है वो 10 गो है, 10 बाई है। ठीक है, 10 गो बाई है। अब और ये भी जानते हैं कि सब निकम्मा है, कोई ढंग से काम नहीं करती है। अब कोरोना है, ठीक है, हम जान रहे हैं कि देखो इसको पैसा नहीं मिला तो ये और नहीं काम करेगी, एक तो पहले ही काम नहीं करते थे, अभी पैसा नहीं मिल रहा तो और नहीं काम करेंगे। तो मैंने क्या किया कि अच्छा देखो ऐसे काम नहीं करोगे तुम लोग, तो मैंने कहा कि देखो कोरोना है तो इसमें से हम बहुत सारे बाई को निकालने वाले हैं, तो हम बस 4 गो को रखेंगे, 6 गो को निकालेंगे। तो तुम लोग डिसाइड खुद ही कर लो कि किसको निकलना है, किसको करना है। मैंने कुछ भी नहीं कहा उन लोगों को, मैंने ये नहीं कहा कि तुमको पैसा देंगे, ये देंगे, वो पैसा तो ऐसे भी नहीं दे रहे हम लोग। तो बस मैंने कहा कि देखो हम इसमें से 6 को निकालेंगे, बस 4 को रखने वाले हैं। देखो निकाला कोई नहीं जाएगा, बस मैंने इसे धमका दिया। ठीक है, और प्यार से ऐसे नहीं धमकी दिया। अब इसमें क्या होगा, 10 भाई अब सोचेगा कि यार क्या है कि 6 को निकलेंगे, यानी कि भाई 60% लोग निकल जा रहे हैं, बस 40% लोग रहेंगे। ठीक है, तो वो अपने आप भाई सोचेगा कि किसको निकाला जाएगा, जो खराब होगा उसी को निकालेगा। तो सबका क्या हो जाएगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा। अब सब ज़्यादा मेहनत से काम करेगा, हम किसी को नहीं निकालने वाले, क्योंकि जहाँ बेचारे बाई लोग हैं, ऐसे ही लोगों के पास रोजगार की कमी है, जो भी है परेशानियाँ हैं, उसमें भी निकाल दोगे तो कहाँ जाएगी सर। तो और इतने सालों से काम कर रही है, तो निकालना नहीं है हमको, मैंने बस बोल दिया। अब बोलने से क्या होगा, सब के सब इफेक्टिवली काम करेगी, जितना उसकी क्षमता है उसके अनुसार काम करे। देखो मैं किसी से एक्स्ट्रा काम नहीं करा सकता, पर कम से कम जितना क्षमता उतने से काम करे। और मैं जान रहा हूँ कि चूंकि पैसा भी नहीं दे पा रहा हूँ तो ये काम नहीं करेगी, और काम नहीं करेगी तो भाई ऐसी तो पहले नहीं काम करती थी, अब और नहीं काम करेगी। अब मैंने इतना बस बोल दिया, तो अब ये लोग एक्स्ट्रा काम कर रही है, एक्स्ट्रा मेहनत कर रही है, पैसा भी नहीं दे रहे हैं और मेहनत भी एक्स्ट्रा ये लोग कर रहे हैं। पैसा तो देना ही है, पैसा जब आएगा बच्चे पैसा देंगे तो दिया जाएगा, लेकिन भाई यही डीले जो होता है इसके दौरान ये लोग काम नहीं करते हैं और अभी ये लोग काम कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है जो आप अपने कंपनी में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। जो कह रहे होगे कि यार हमारा कोई वर्कर काम ही नहीं कर रहा क्योंकि पैसा नहीं दे पा रहे हैं, और आप रो रहे हो यार पैसा नहीं दे पा रहे हैं तो कैसे काम करेगा। सही बात है, लेकिन यार तुमको बिजनेस चलाना है ना। तुम ऐसे भाई बैठ के वो एक्चुअली तो पैसा तो तुम काम करे तब भी नहीं दोगे, और पैसा काम करे तब भी नहीं दोगे क्योंकि पैसा ही तुम्हारे पास नहीं है। पर अगर वो काम करता है तो तुम कुछ 2 पैसा दे भी सकते हो, 2 पैसा दे सकते हो। काम होगा तो कुछ ना कुछ तो पैसा आएगा भी आपको, और कुछ ना कुछ पैसा दे पाओगे। अगर वो काम ना करेगा तब तो 1 रुपया नहीं दे पाओगे तुम। ठीक है, तो आप चाहते हो कि कुछ ना कुछ वो काम करे, तो इस प्रकार से आप उसको मैनेज कर सकते हो। ये आप पे है मोटिवेट करना। मोटिवेट करने के लिए जरूरी नहीं कि आप हर बात पैसा दो ही, पैसा लेकर भी मोटिवेट किया जा सकता है। ये मैंने आपको एक एग्जांपल बताया, तो ये है रियल लाइफ एग्जांपल जो किया है, इंप्लीमेंट किया हुआ है। टीचर का वही हाल है।
अब क्या है भाई कि बच्चे बहुत कम आ रहे हैं, कोरोना के कारण बच्चे कम आ रहे हैं तो पैसा कमाया तो टीचर को पैसा कम दोगे आप, ठीक है। अब टीचर को पैसा कम दोगे तो वो तो कहेगा कि यार हम तो तुम्हारे यहाँ फुल टाइम काम कर रहे हैं, हमको पैसा कम क्यों दे रहे हो। वो तो नहीं मानेगा, कहेगा कि हम छोड़ देंगे। तो छोड़ के जाओगे कहाँ, क्योंकि हर स्कूल का यही हाल है। तो एक तो चीज़ कर सकता है कि वो अपना बिजनेस कुछ करने जाए, खेती वेती करने जाए। वो तो भाई अगर पैसा नहीं है तो मजबूरी है, उसको जाइबा करेगा वो, उसको तो हम ऐसे भी रोक सकते हैं। दूसरा हम लोग क्या करेंगे, उसमें भी मैंने कहा देखिए कि कोरोना है तो पैसा है नहीं हमारे पास, और टीचर आप लोग बहुत ज़्यादा हैं। एक स्कूल में आपको 30 से ज़्यादा टीचर्स हैं, इतनी ज़रूरत नहीं है। हमको बस 6-7 लोगों की ज़रूरत है टीचर को, ठीक है। 7 पीरियड होता है, 7 टीचर की जरूरत है। प्रिंसिपल भी आप क्लास लेगा, अननेसेसरी हम बैठा के जो लीजर घंटे में बैठे रहते हो, अब हर टीचर को काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम हर किसी को एकदम जम के काम कराएंगे। 6 से 7 क्लास होते हैं, 6 से 7 ही टीचर हमें चाहिए। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा तो मैं 10 टीचर रखूँगा, बाकी 20 टीचर को निकालूंगा, ठीक है। 20 टीचर को मैं निकाल दूंगा, ठीक है। अब वो मजबूरी है मेरे पास, मैंने तो ये नहीं कहा कि मैं निकालूंगा, मैं बहुत बदमाश हूँ। मैंने कहा कि मेरे पास मजबूरी है, क्योंकि ये इनकम नहीं हो रहा है मेरे पास और यहाँ खर्चा है, तो मैं यहाँ से कुछ टीचर्स को निकालूंगा। तो किस टीचर को निकालूंगा, तो आप लोग डिसाइड कर लीजिए कि किसको निकाला जाएगा। या आप ही लोग का भाई, आप लोगों का परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा कि बच्चा का अगर आप लोग पढ़ा ही नहीं रहे हैं तो कहाँ से निकालें। और टीचर जाने लोग कि पैसा उनको मिल नहीं रहा, तो वो मन से पढ़ा तो रहे नहीं है स्कूल में, ठीक है। कोई भी नहीं पढ़ाएगा। अब मैंने इतना कह दिया कि ठीक है पढ़ाना ही नहीं है तो बेकार में क्यों बैठे हो, तुम पैसे क्यों ले रहे हो, तुम आराम से जाओ दूसरा काम करो। मैं 20 को निकाल दूंगा, ठीक है। 20 को में क्या होगा, 2-4 को चला भी जाएगा तो हमको कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऐसे ही बहुत सारे टीचर हैं। खुद ही छोड़ के चल जाते बहुत अच्छी बात है। अब खुद ही छोड़ के वो ऐसे भी जाता, ठीक है। अब मैंने कुछ ऐसा तो नहीं भाई कि उसका पैसा मैंने काट लिया, मैंने तो बस बोला है निकालूंगा। मैं किसी को नहीं निकाल सकता भी नहीं, क्योंकि कितने सालों से वो स्कूल में काम करे, कहेंगे निकालने तो जाएंगे कहाँ, वो निकालूंगा मैं किसी को नहीं। लेकिन उसमें डर आएगा कि यार हम ही को ना निकाल दें। एक ही सब्जेक्ट का इंग्लिश के यहाँ पे 4-5 टीचर हैं, अब लग रहा होगा इनको कि यार कहीं हमको ना निकाल दें, ये सोच रहा है हमको ना निकाल दें। तो आप क्या करेंगे, सब इफेक्टिवली इफिशिएंटली काम करेंगे और मेहनत करेंगे और मेहनत करेंगे। और अगर और मेहनत करेंगे तो स्कूल का परफॉर्मेंस अच्छा होगा। बाकी सब स्कूल कोरोना में बढ़िया से चल नहीं रहा, हमारा स्कूल बढ़िया से चलेगा तो हमारे यहाँ बच्चे का एडमिशन भी होगा, जो कि खराब हो गया था क्योंकि पैसे हम लोग नहीं दे पा रहे थे। तो पैसे नहीं दे रहा था, टीचर लोग काम नहीं कर रहा था, और टीचर लोग काम नहीं कर रहा है तो सब कुछ लुटिया डूब गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग भी अपने ढंग से काम को कर सकते हैं। सब लोग रो रहे हैं, हम लोग अच्छा कमा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लीडरशिप स्किल। लीडरशिप स्किल, ठीक है। लीडरशिप स्किल क्या, और देखो सवाल भी कई दूसरे कोचिंग वाला स्कूल वाला कहते हैं कि यार सर आप पैसों नहीं देते हैं, आपके टीचर कामों करता है खूब, कैसे कर लेता है भाई। तो बस यही है लॉजिक, ठीक है। हमने कुछ नहीं किया है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं, पैसा नहीं दिया, कोई बोनस नहीं दिया, ऊपर से पैसा दे ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि पैसा है ही नहीं, तो कहाँ से दे देंगे भाई। अब पैसा रहेगा तब तो देंगे, बच्चे पैसा देंगे तो वही पैसा देना है हमको, तो पैसा आएगा तब देंगे, ठीक है। वही थोड़ा सा आया है जो कुछ बच्चों का, तो वो सब दे के खुश कर दिए हैं। देखिए लीडरशिप स्किल में क्या होना चाहिए, लीडरशिप स्किल enables a manager to lead the people working under him। लीडरशिप स्किल कहता है कि आपके अंदर जो भी काम कर रहे हैं उसको लीड कीजिए, उसको मैनेज कीजिए। मैनेजर टू लीड द पीपल्स वर्किंग अंडर हिम। आपके अंदर जो जैसे कैप्टन है वो लीड करता है, सबसे पहले एग्जाम्पल सेट करता है खुद काम करके। जैसे आप कर दो कि भाई आप लोग दिन भर काम कीजिए, संडे को भी काम कीजिए, पता लगे कि आप ही एब्सेंट हो, तो आप लीड कहाँ कर रहे हो, इसको कहते हैं फ्रंट से लीड करना। सबसे पहले आप पहुँचिए, ठीक है, ताकि आपसे लोग इंस्पायर हो, आपको लीड करना है, ठीक है। और ये मोदी जी से बेहतर आप किसी से सीख नहीं सकते हो कि लीडर कैसा होना चाहिए, ठीक है। इसमें क्या कर सकते हो, इट इज द एबिलिटी टू इंस्पायर कॉन्फिडेंस and trust in order to have maximize cooperation from them for getting the work done। तो लीडरशिप तभी आ पाएगी जब लोगों का आप पे कॉन्फिडेंस हो, आप पे ट्रस्ट हो, ठीक है। आप जो कह रहे हो वो आप बात पे अडिग रहोगे, वो आपका रहेगा, तभी आपका लीडरशिप लोग मानेंगे। जैसे मोदी जी कहते हैं कि नहीं मैं ऐसा करूंगा, मुझे वोट दो, लोग मान लेते हैं क्योंकि उन पर ट्रस्ट है और इसलिए वो लीड कर रहे हैं आगे से, ठीक है। वो जो बात बोलता है लोग मान लेते हैं, ठीक है। तो इसी को कहते हैं लीडर। लीडर मतलब वही होता है जिसकी बात जनता माने। आपकी बातें मान रहा हो, आपकी बातें ऐसे नहीं मानेगा, आप पे लोगों को कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपके लोगों को ट्रस्ट होना चाहिए, ठीक है, आपकी बातों पे।
तब जाके आपकी बातों मानेगा, आपको लगेगा कि यार ये बढ़िया आदमी है, ये हमको प्रॉफिट करा सकता है। आप कहिएगा मैनेजर जाके कि देखो मालिक को छोड़ दो, मैं बोल रहा हूँ ना, तुम काम करो, हम ना पैसा दिलवाएंगे तुमको, ठीक है, आप काम करो, आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा, हमारी बात पे यकीन करो, ठीक है। तो देखो हर बार झूठा झूठा फेक बातें बोल कर नहीं करा सकते आप, आपको वो करके भी दिखाना पड़ेगा, ठीक है। मोदी जी भी हर बार छोटे छोटे वादे करके वो नहीं पहुंच सकते हैं, ठीक है। अगर लोगों को लगेगा कि यार कॉन्फिडेंस लोगों का डूल रहा है, तो फिर आपको विश्वास भी गेन करना पड़ेगा लोगों का। तो इस प्रकार से ये सब स्किल्स आपके पास होने चाहिए। मैंने काफ़ी डिटेल में आपको ये स्किल्स आपको डिस्कस किया है। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे मैनेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, जनरल ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या होंगे मैनेजमेंट का, और डिफरेंस बिटवीन द पॉलिसी गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के बीच हम लोग डिफरेंस देखेंगे कि क्या। देखो हम लोग ये समझ में पॉलिसी कंपनी का वही होगा, गोल्स वही होगा, ऑब्जेक्टिव वही होता है, सब चीज़ एक जैसा लगता है, पर हम लोग इसका डिफरेंस डिटेल में समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन क्लिक करके देखिए। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए, थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिए, आपको नीचे मिलेगा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट का प्लेलिस्ट, उसको खोलिए और पूरा का पूरा वीडियो स्टेप बाय स्टेप देखिए, यहाँ तक पहुँचिए, तब ज़्यादा आपको मज़ा आएगा और ज़्यादा आपको फ़ायदा भी होगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, थैंक यू वेरी मच।